हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। यार, आज मैं 3 दिन के बाद आपके सामने खड़ा हुआ हूं। इससे पहले मैं कोई वीडियो आपको नहीं दे पाया। वो इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मेरी खुद की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है यार, जब किसी की तबीयत खराब होती है ना, तो उसका खुद का अंदर से एक फीलिंग नहीं आती किसी चीज को करने की। तो मैं सोच रहा था, लेकिन उस समय भी कि यार मैंने 1.2 का इंट्रोडक्शन तो करा दिया, लेकिन 1.2 की मैं एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाया। ये बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैं आपके बारे में ही सोच रहा था कि यार मुझे सॉल्यूशन देना है। और मैं आशा कर रहा था कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। और यार, ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट टाइम है। क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स जो है ना, वो मैटर करते हैं, हकीकत में मैटर करते हैं। ये रियलिटी है, कोई कहे या ना कहे, कोई माने या ना माने, लेकिन वो मैटर करते हैं। सही है ना। और अच्छे मार्क्स सभी आते हैं जब एक स्टूडेंट लगन से अपने टीचर के साथ जुड़कर पढ़ाई करता है। तो जैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैथमेटिक्स में हम सब आगे बढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़े होकर, जाहिर सी बात है, हम ये जो डर है ना मैथमेटिक्स का, इसको निकालना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन की। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो इंट्रोडक्शन है उसको अच्छे से पढ़ लिया है। 1 एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में हम जानते हैं, और आज उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है फैसल अहमद और करते हैं बात एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन की, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पहले ही क्वेश्चन में आज देखूंगा, सही है ना। यार, मेरे पास आज बुक तो है नहीं, तो यार प्रैक्टिस हो गई है पढ़ाते पढ़ाते, तो क्वेश्चन भी दिमाग में वो चीजें सब रहती ही है, सही है ना। तो पहले क्वेश्चन की करते हैं आज हम बात। शो दैट द फंक्शन, क्या है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन। और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड है, ठीक है ना। और दिया कैसे गया है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसको हमें क्या प्रूव करना है, इज 1 and on to 1 and on to 1 and on to, इसको हमें 1 और on to प्रूव करना है, ठीक है ना। और ये आर स्टार क्या है, आर स्टार इज द सेट ऑफ, is the set of all, is the set of all non-zero real numbers, all non-zero real numbers। मतलब रियल नंबर के सेट में से आपको जीरो हटा देना है, तो वो नॉन जीरो रियल नंबर का सेट बन जाएगा, ठीक है ना। इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है ना। इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये आर स्टार है हमारे पास। इसको हमें 1 और ऑन टू प्रूव करना है। इसका एक सेकंड पार्ट भी स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट में इसको कराने के बाद लिखूंगा और उसका सॉल्यूशन दूंगा। फिलहाल आप पहले पार्ट की ही बात करिए मेरे साथ जुड़कर, ठीक है ना। तो फंक्शन जो डिफाइंड है, फंक्शन जो डिफाइंड है वो आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड है, ठीक है ना। और आर स्टार क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि आप आर स्टार है क्या, आप रियल नंबर के सेट से ना जीरो को हटाइए, वही आर स्टार है। क्योंकि यार 1/x है ना, फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अगर आप यहाँ जीरो रख देंगे ना, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर आपका फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। अब इस फंक्शन को हमें 1 और ऑन टू प्रूव करना है। देखो स्टूडेंट्स, 1 फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, किसी किन्हीं दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो डोमेन से बिलोंग करते हैं, उनकी एक सेम इमेज ना हो कोडोमेन में, तब फंक्शन 1 हो जाता है। ये ऐसे आप बोल दीजिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कहां से आएंगे, डोमेन से आएंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, सही है ना। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, तो फंक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है।
है ना। ये आप ऐसे कर लीजिए भाई, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्लास 12 का जो हमारा सिलेबस है उसमें हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही 1-1 को कराते हैं, सही है ना। करते क्या है रियलिटी में, आप दो नंबर ले लीजिए x1 और x2, ठीक है ना। और ये दोनों नंबर बिलोंग कहां से करेंगे, ये दोनों नंबर डोमेन से बिलोंग करेंगे। कहां से बिलोंग करेंगे, डोमेन से। और इन पर आप क्या कराओगे, फंक्शन की वैल्यू इक्वल रखना। इन पर आप फंक्शन की वैल्यू क्या रखना, इक्वल रखना। अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल रखने पर दोनों नंबर सेम आ जाते हैं तो फंक्शन 1-1 है, और अगर दोनों नंबर सेम नहीं आते तो फंक्शन क्या है, 1-1 नहीं है। हो सकता है मैनी वन हो, ठीक है ना। मेरी बात सुनिए एक बार, दिमाग में फिर डालिए। आप दो नंबर लीजिए डोमेन से और उन दोनों नंबर पर फंक्शन की वैल्यू को इक्वल रखिए, और फंक्शन की वैल्यू इक्वल रखने के बाद अगर दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन 1-1 है, और अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं होते तो फंक्शन 1-1 नहीं है, नॉट 1-1। मैं लिखूंगा फिर नॉट 1-1, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। ये ऐसे भी ध्यान रख लीजिए कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होगी कोडोमेन में। किन्हीं दो एलिमेंट की जो डोमेन से बिलोंग करते हैं उनकी कोडोमेन में एक इमेज नहीं हो सकती। ये भी 1-1 की डेफिनेशन में आता है, सही है ना। मैं इसको कर रहा हूं रब, और अच्छे से इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। चलिए करते हैं बात, देख लेता हूं जरा मैं सब मेंटेन है या नहीं है, ठीक है ना। हाँ मेंटेन तो खैर सभी कुछ है। आइए स्टूडेंट्स, चलिए लेट लिख लीजिए ना। मैं यहां पर दो सेट बना दूं, मैं यहां पर अच्छा थोड़ा और करीब बना लेता हूं, ऐसे यहां पर बनाता हूं, ठीक है भाई। आर स्टार टू आर स्टार तो -5 -4 -3 पॉइंट वाले नंबर भी ले लीजिए, माइनस के 2.5, ठीक है ना। माइनस के 2.5 भी ले लीजिए, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 1.2, 3, ठीक है ना। ये सारे नंबर्स आप ले लीजिए, एक मिनट जरूर रुकिए। चलिए हाँ अब सही है। और अप टू प्लस इंफिनिटी, जाहिर सी बात है, और यहां से माइनस इंफिनिटी, जीरो नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, सही है ना। और देखो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मैं ग्रीन बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये मेरी बेवकूफी ही है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो लिखने में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बस आपकी इमेजिनेशन के लिए लिखा जाता है और कुछ नहीं लिखा जाता, सही है ना। तो -4 -5 -4 माइनस के 3.5, ठीक है ना, माइनस के 3, माइनस के 2.5, माइनस के 2, माइनस के 1, 0.1 भी लिख सकते हैं, सही है ना, चाहो तो अगर आप माइनस के, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1, 1.2, 2, 3, 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। और यहां से हम माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो सेट होता है ना, इसको बोलते हैं हम डोमेन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डोमेन। तो डी से ही समझ जाना कि डोमेन है, सही है ना, डी से ही समझ जाना कि डोमेन का सेट है ये वाला। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है ना, कोडोमेन। तो सीओडी से कोडोमेन और डी से आप डोमेन, है ना, डोमी लिख दूं, डोमेन, ठीक है ना। डोमेन और रेंज में फर्क होता है, मैं आपको भी बताऊंगा, क्वेश्चन करते करते हम सब सीख लेंगे, सही है ना। तो मैंने क्योंकि फंक्शन जो था हमारे पास वो आर स्टार टू आर स्टार डिफाइन था, ठीक है ना। तो आर स्टार ये रहा और आर स्टार ये रहा, सही है ना। तो फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, दोनों आर स्टार है क्योंकि जीरो नहीं है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब आप दो नंबर लीजिए डोमेन से, तो मैं लिखूंगा उन दो नंबर को x1 x2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट x1 एंड x2, और x1 x2 बिलोंग कहां से करेंगे, जाहिर सी बात है भैया डोमेन से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। कहां से बिलोंग करेंगे, डोमेन से बिलोंग करेंगे। डोमेन क्या है हमारे पास, आर स्टार है, ठीक है ना।
पक्की बात है ना स्टूडेंट्स? सच दैट उन दोनों नंबर पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। उन दोनों नंबर पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल है। आपने दो नंबर माने x1 और x2 डोमेन से, और दोनों नंबर पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल है। ठीक है ना? अब फंक्शन है क्या हमारे पास? फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है fx इक्वल टू 1/x। फंक्शन क्या है? fx इक्वल टू 1/x। यही तो फंक्शन है ना, fx इक्वल टू 1/x। तो fx1 क्या हो जाएगा? fx1 हो जाएगा 1/x1, ठीक है ना? और fx2 क्या हो जाएगा? 1/x2। आप जरा फंक्शन पर एक बार नजर मारिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कराएंगे तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा? x2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना? x1 किसके इक्वल हो जाएगा? x1 हो जाएगा यहां पर x2 के इक्वल। x1 यहां पर इक्वल हो जाएगा x2 के। तो हमने दो नंबर्स लिए थे और उन दोनों नंबर्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या थी? इक्वल थी। और ऐसा करते हुए हमारे पास वो दोनों नंबर क्या आ गए? इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है? हमारे पास फंक्शन 1 1 है। दिस फंक्शन इज 1 1। तो फंक्शन इज 1 1। फंक्शन हमारे पास क्या है? 1 1 है स्टूडेंट्स। फंक्शन इज 1 1, ठीक है ना? बात करते हैं इसके ऑन्टो होने की, कि ये फंक्शन ऑन्टो है या नहीं है। सही है ना? फंक्शन ऑन्टो है या नहीं है। तो पहले आप 1 मिनट के लिए जरा इसको उतार लीजिए, ठीक है ना? या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं। अगर जल्दी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपके सामने है, आप इसको कॉपी में उतार भी सकते हैं, क्योंकि फिर मैं फंक्शन के ऑन टू होने की बात करूंगा। सही है ना? फंक्शन 1 1 तो है, मैं फंक्शन के ऑन टू होने की बात करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना, और स्पेस चाहिए तो जाहिर सी बात आपको पता है मुझे इसको रब करना ही पड़ेगा, और मेरे पास कोई दूसरा चांस नहीं है। कर दिया मैंने इसको रब, आराम से आप देखिए, ठीक है ना? मैंने इसको रब कर दिया है यहाँ पर, है ना? चलिए अब इसी फंक्शन के हम ऑन टू होने की बात कर लेते हैं। देखिए ऑन टू फंक्शन होने के लिए होना क्या चाहिए? हमारे पास जो कोडोमेन के एलिमेंट्स है ना, सभी एलिमेंट्स वो ऑक्यूपाइड होने चाहिए। ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया है कि केवल और केवल आप कोडोमेन के पास जाइए। अगर आप ऑन टू देख रहे हैं फंक्शन को, कोडोमेन का अगर एक एक एलिमेंट ऑक्यूपाई है ना, ठीक है ना? या आप ऐसे बोल दीजिए कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज है। कहां पर? डोमेन में। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है डोमेन में, तो तब भी फंक्शन ऑन टू है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोडोमेन से बिलोंग करने वाला हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट जरूर होगा। सही है ना? ये भी बात पक्की है भाई, बिल्कुल। देखो कैसे, देखो कैसे। फंक्शन आपका क्या है? फंक्शन आपका है fx इक्वल टू 1/x या y इक्वल टू 1/x, ठीक है ना भाई? यही तो है ना फंक्शन, fx से तो y होता है ना। अब ये fx जो है ना, fx जो होता है, fx जो सेट ऑफ वैल्यूज देता है ना, उसको हम रेंज बोलते हैं। fx जो सेट ऑफ वैल्यूज देता है ना, उसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है ना? और ऐसा होता है कभी कभी जब हम फंक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो डोमेन और रेंज, सॉरी, कोडोमेन और रेंज बराबर आ जाती है। और ऐसा भी होता है कि कोडोमेन रेंज के इक्वल भी नहीं आती है। सही है ना? तो उस कंडीशन को जरा थोड़ा एनालाइज करना है। सही है ना? एक कंडीशन हमारे पास क्या है? पहले बात तो ये कि बच्चा कंफ्यूज कभी भी ना हो कोडोमेन और रेंज में। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो ये सेट ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है ना? ये आर स्टार, ये जो आर स्टार है, ये है कोडोमेन। लेकिन रेंज क्या है? रेंज होती है fx, मतलब फंक्शन की वैल्यू, जिसको हम कभी कभी y भी बोल देते हैं, ठीक है ना? अभी थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। सही है ना? ये डिफरेंशिएशन आपको करना जरूरी है भाई। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता? x इक्वल टू 1/y। अब आप जरा देखिए, यहां से आप कुछ भी y रख दीजिए भाई, जैसे आपने -5 रखा, ठीक है ना? तो -5 जैसे रखेंगे तो क्या होगा? 1/-5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.2 होगा ना? तो 0.2 यहां तो लाई करेगा ना, क्योंकि ये भी आर स्टार है। सही है? आप जो मर्जी वैल्यू रख दीजिए कोडोमेन से, जो मर्जी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना? x कुछ ना कुछ वैल्यू देगा डोमेन में। कैसे भाई? जैसे आपने 0.1 रखा, माइनस के रख सकते हो, तो यहां 0.1 रखोगे आप तो क्या हो जाएगा?
1/(1/) माइनस के 0.1, तो यहाँ से ये हटा क्या आ जाएगा, माइनस के 10 आ गया ना, तो माइनस के 10 लाई तो करेगा ना यहाँ पर कोडोमेन में, तो सॉरी डोमेन में, कोड डोमेन के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होंगे, सारे एलिमेंट्स, या आप ऐसे कह दें कि कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए यहां पर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर होंगे डोमेन में, या आप ऐसे बोल दें कि कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होगी डोमेन में। सारी बातें बिल्कुल सही है ना। तो ये तो मैंने आपको एनालाइज कराया है, आपके दिमाग में एक इमेज बनाई है, इमेजिनेशन मैंने पैदा की है, ठीक है ना। लेकिन लिखते कैसे, क्योंकि नंबर लिखने के हैं ना, तो वो कैसे हम है ना, उसको देख लेते हैं। तो ऑन तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो फॉर एवरी एलिमेंट और एवरी एलिमेंट बाई, ठीक है ना, बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है ना, बिलोंग्स टू कोडोमेन, there exists small x belongs to domain, ठीक है ना, अंडर fx इक्वल टू 1/x, और fx को आप y भी बोलते हो, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे कि फॉर एवरी एलिमेंट y, ठीक है ना, आप कोई भी एलिमेंट लीजिए जिसको मैं स्मॉल y बोल रहा हूं, कोई भी एलिमेंट, उसके लिए डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा इस फंक्शन के अंदर में, और फंक्शन ऐसे क्या हो जाता है, ऑन टॉप हो जाता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं ना, कोडोमेन का कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा, सारे के सारे ऑक्यूपाई होंगे। अब मैं इसको कर देता हूं रब, अगर स्टूडेंट्स आप इसको समझ गए हो तो मैं इसको कर रहा हूं रब, और एक मिनट मैं वीडियो को भी देख रहा हूं, सही चल रही है ना, ठीक है, सही है, हमारा काम सही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप आराम से लीजिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ फिर हम बढ़ेंगे, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, और फिर आपको समझ भी लग जाएगी कि यार ये कोडोमेन और रेंज का क्या अंतर होता है। आइए, है ना, यहां पर तो देखो कोडोमेन और रेंज बराबर है, इसलिए फंक्शन ऑनटो है, बताऊंगा मैं वो भी अभी 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। चलिए इसको कर देते हैं तब, मैं वो खुशबू नहीं जाऊं, हवा में खो जाऊं, चलिए करते हैं बात। भाई रात का टाइम हो रहा है, तो थोड़ा अपने आप को जगाने के लिए एक आधा गाना तो खैर गाना पड़ेगा, गुनगुनाना पड़ेगा, ताकि हम जिंदा रह सके, ठीक है ना, और हमारे जिंदा रहने से आप जिंदा रह सके। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात, चेक द इंजेक्टिविटी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ठीक है ना, ऑफ fx इक्वल टू x², इस फंक्शन की इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। देखो इंजेक्टिविटी का मतलब क्या है कि फंक्शन 1/1 है या नहीं है, अगर हम चेक करेंगे। सर्जेक्टिविटी चेक करने का मतलब क्या है कि भाई ये फंक्शन ऑन तो है या नहीं है, तो इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है ना। चेक वेदर, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, है ना। और फंक्शन जो डिफाइंड है ना पहले केस में, भाई फंक्शन तो ये है, फंक्शन पहले केस में जो डिफाइंड है ना, वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, ये है क्वेश्चन, है ना। तो इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। फंक्शन अगर 1/1 हुआ तो इंजेक्टिव है,
फंक्शन अगर ऑन टू हुआ तो सर्जेक्टिव है, और अगर दोनों होगा तो फिर बाइजेक्टिव है। ठीक है ना, आइए करते हैं बात। तो फंक्शन जो डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइंड है। भैया नेचुरल नंबर का सेट बना लीजिए, क्या चाह रहा है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर का आप सेट बनाइए। तो नेचुरल नंबर में जैसे 8 है ना, कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो ठीक है। और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना, ऐसे करते करते अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। भाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केवल समझाने के लिए, मुझे भी पता है कि इन्फिनिटी का जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो वाहिद में क्या ही ग्रीन बोर्ड पर उसको लिख सकता हूँ। और यहाँ तक क्या मैं तो इन नंबर्स को भी नहीं लेकर आ सकता ना, वो तो आपकी इमेजिनेशन के लिए है। अब बताइए नेचुरल नंबर का सेट जो है वो कहाँ तक चलेगा, मुझे खुद नहीं पता। सुबह से शाम हो जाएगी, 1 और 2 के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर होंगे, मैं लिख नहीं सकता सुबह से शाम, और मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, मैं नेचुरल नंबर सारे नहीं लिख सकता। तो बस आपकी इमेजिनेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है, सही है ना। तो आइए चेक करते हैं, 1 1 है ना, तो 1 1 की कंडीशन में चेक करते हैं 1 1, ठीक है ना, फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो 2 नंबर लीजिए आप, सही है ना, लेट x1 एंड x2 बी 2 नंबर्स, और ये दोनों नंबर्स कहां बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर, मतलब जाहिर सी बात है डोमेन इस समय क्या है, नेचुरल नंबर ही है ना। देख लीजिए आराम से, देखिए दोनों नंबर डोमेन से आपने उठाए, x1 भी डोमेन से उठाया, x2 भी आपने डोमेन से उठाया है, ठीक है ना। सच दैट, और दोनों नंबर पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 है ना, fx1 इक्वल टू fx2, fx क्या है, fx इक्वल टू x स्क्वायर है, fx इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर, तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर, और fx2 क्या हो जाएगा, x2 का होल स्क्वायर, है ना। आराम से चेक करिए, और ये ध्यान रखिए कि फंक्शन डिफाइंड कहां पर है, फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर, ठीक है ना, यहां डिफाइंड है। तो आप मान ले आपने x1 भी 2 ले लिया, सही है ना, आपने x1 भी क्या ले लिया, 2 ले लिया, और x2 भी क्या है, 2 ही है, सही है ना, x1 भी आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, सही है ना। तो यहां पर कंडीशन होगी क्या, देखो अगर दो फंक्शन की अगर वैल्यू इक्वल है तो वो दोनों नंबर भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, सही है ना। जैसे x1 भी आपने 2 लिया और x2 भी 2 लिया, और दोनों की वैल्यू आ क्या रही है, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ क्या रही है, 4 आ रही है, सही है ना। तो भाई 4 फंक्शन की वैल्यू सेम आ क्यों रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि दोनों नंबर क्या है हमारे पास, इक्वल है, इसलिए आ रही है फंक्शन की वैल्यू सेम। समझ रहे हो ना बातों को, है ना, क्योंकि 2 जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है भाई। 2x1 क्या है हमारे पास, 2, x2 भी हमारे पास क्या है, 2, और फंक्शन की वैल्यू क्या रही है, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 ही आना है। तो रियलिटी में x1 और x2 जो आपने अलग नंबर माने थे ना, वो अलग है नहीं, वो क्या है हमारे पास, सेम ही है। देखो कैसे, ये x1 आपने माना और ये x2 माना, ठीक है ना, और फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, भाई ये तो आपने रखा था ना भाई, ये जो है 2 नंबर आपने माने थे, और उन दोनों नंबर पर फंक्शन की वैल्यू को आपने इक्वल माना था। रियलिटी में पता आपने क्या किया है, आपने ये मैनी वन का ये आपने मैनी वन मानते हुए फंक्शन को 1 1 कराया है, मैनी वन मानते हुए ना फंक्शन को क्या कराया, 1 1 कराया भाई। फंक्शन आपने 2 नंबर लिए और दोनों नंबर पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, दोनों नंबर पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल तभी आ सकती है मेरे भाई जब वो दोनों नंबर इक्वल हो। आपने मैनी वन कराकर क्या करा दिया, 1 1 करा दिया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है ना। रियलिटी में तो x1 और x2 सेम ही थे, तभी तो उन पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, तभी तो उन पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल थी, सही है ना। तो फंक्शन तो क्या हो गया हमारे पास, ये 1 1 हो गया। अब इसका ऑन्टोगोनल देख लेता है एक बार, ठीक है ना। तो इसको मैं कर रहा हूं आराम से
ये केवल नेचुरल नंबर का सेट चल रहा है, तो वहां पर ये कहानी बन रही है। कल को अगर इंटीजर का सेट आएगा ना, वहां वो कहानी नहीं बनेगी, रियल नंबर के सेट पर कुछ और कहानी बनेगी, नेचुरल नंबर के सेट पर इसी फंक्शन की कुछ और कहानी बनती है, इंटीजर के सेट पर इसी फंक्शन की कुछ और कहानी बनती है, और रियल नंबर के सेट पर इसी फंक्शन की कोई दूसरी कहानी बनती है। ठीक है ना? तो कहानियां बनती रहेगी, लेकिन आपको देखना ये है, जज ये करना है कि भाई ये यहां क्या दे रखा है। मैं इसको कर रहा हूं रब, है ना? चलिए जी, मैंने कर दिया है इसको रब। अब फंक्शन के ऑनटो होना देख लेते हैं एक बार, तो फंक्शन ये ऑनटो है या नहीं है। सही है ना? फंक्शन ये ऑनटो है या नहीं है। देखिए आराम से भाई भाई फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप 1 रखोगे तो 1 मिल जाएगा, 2 रखोगे 4 मिल जाएगा, 3 रखोगे 9 मिल जाएगा, 5 रखोगे 25 मिल जाएगा, 4 रखोगे 16 मिल जाएगा। ये तो होगा ना, क्योंकि स्क्वायर ही तो मिलना है ना मेरे भाई। अब आप डोमेन से कुछ भी नंबर उठाइए, आपको कोडोमेन में स्क्वायर मिलेगा। सही है ना? 1 तो भैया 1 का स्क्वायर 1, 2 उठाओगे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होने वाला है 9 होने वाला है। ठीक है ना? 3 का स्क्वायर क्या होने वाला है 9 होने वाला है। तो यार जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, मतलब 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, 2 छूट जाएगा। 3 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, छूट जाएगा। 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सब छूटेंगे। पहली बार में 2 नंबर छूटे हैं, दूसरा है ना, दूसरी बार में 4 नंबर छूटे हैं, तीसरी बार में 6 नंबर छूटेंगे, चौथी बार में 8 नंबर छूटेंगे, पांचवी बार में 10 नंबर छूटेंगे। करके देख लीजिए, ये तो एक पूरा पैटर्न। भाई मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाई जाती है? पैटर्न देखने के लिए। जिसकी नजरें बहुत तेज है ना, वो मैथमेटिक्स में पैटर्न ढूंढेगा, और जिसने पैटर्न ढूंढने की आदत अपने दिमाग में डाल दी ना, तो भाई मैथमेटिक्स को वो अपनी आंखों अपनी उंगलियों पर नचाएगा फिर वो मैथमेटिक्स को। सही है ना? तो भाई 2 भी छूटेगा, 3 भी छूटेगा, 5 भी छूटेगा, 6 भी छूटेगा, 7 भी छूटेगा, 8 भी छूटेगा, बहुत सारे नंबर छूटेंगे, इनफाइनाइट नंबर छूटेंगे स्टूडेंट्स। और हमारे लिए ऑनटो की डेफिनेशन में क्या है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ऑक्यूपाई होना चाहिए। मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज होनी चाहिए, किसमें? डोमेन में। क्योंकि भाई डोमेन कौन है? डोमेन तो ये है ना, डोमेन कौन है? डोम मतलब डोमेन, ठीक है, और कोडोम, ठीक है ना? कोडोमेन ये है। सही है ना? और ये क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर का सेट है, और ये भी क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है ना? चलिए जी, तो क्या हम अब यहां से देखो डिफरेंस, रेंज और कोडोमेन का डिफरेंस पता चलता है। देखो रेंज क्या होता है? रेंज होता है fx की वैल्यू। ठीक है ना? fx की वैल्यू। ठीक है ना? अब आपने 1 रखा x, तो fx क्या मिला? 1 मिला। आपने 2 रखा तो क्या मिला? 4 मिला। आपने 3 रखा तो क्या मिला? 9 मिला। आप 4 रखेंगे तो आपको 16 मिलेगा। आप x की वैल्यू 5 रखेंगे, आपको 25 मिलेगा। ये वैल्यूज आप कहां से उठा रहे हो? ये वैल्यूज आप उठा रहे हो यहां से, डोमेन से। और ये जो वैल्यूज है ये fx की, ये fx की वैल्यू। ठीक है ना? ये fx है, ये y इक्वल टू fx है, ये y इक्वल टू fx है। 1 पर 1, 2 पर 4, तो ये 4 fx है, 9 fx है, 16 fx है, 25 fx है। तो ये रेंज है 1, 4, 9, 16, 25, ये रेंज है, ये रेंज के एलिमेंट्स है। ठीक है ना? तो रेंज में जो एलिमेंट्स आएंगे ना स्टूडेंट्स, इस फंक्शन के अंडर रेंज में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। लेकिन कोडोमेन क्या है? कोडोमेन सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं वहां पर। तो मैं रेंज और कोडोमेन का अंतर समझाना चाह रहा हूं। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, वो कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को रेंज के एलिमेंट्स मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं भी हो सकता। वो तो फंक्शन बताएगा, वो तो ये मशीन बताएगी। ठीक है ना? क्या डालना है और क्या मिलना है हमें। तो रेंज इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, रेंज में जो एलिमेंट्स डलेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर डलेंगे सारे के सारे। ठीक है ना? 1, 4, 9, 16, 25, और अगला परफेक्ट स्क्वायर, फिर अगला परफेक्ट स्क्वायर, फिर अगला परफेक्ट स्क्वायर, और ये कहानी चलती रहेगी। तो कोडोमेन जो है वो सारे नेचुरल नंबर का सेट है। तो रेंज और कोडोमेन क्या हो गई यहाँ पर? अलग हो गई या नहीं हो गई? तो अगर आप 1 फंक्शन इसको देखेंगे, सॉरी ऑनटो अगर इसको आप देखेंगे, पर तो खैर ये है, ऑनटो अगर आप इसको देखने जाएंगे तो भाई यहाँ पर कोडोमेन
इक्वल नहीं हो रही किसके, रेंज के, कोडोमेन इक्वल नहीं हो रही किसके, रेंज के। फंक्शन ये क्या है, ऑनटो नहीं है, और क्लियरली आपको दिख भी रहा है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वैसे तो ये खैर बहुत आसान तरीका है चीजों को देखने का, है ना। हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, लिखने का तरीका है ना डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। आइए मैं लिखवा दूं आपको, इसको मैं करता हूँ, मतलब दिमाग में बैठ गई ना सारी बात, बहुत आसान है, आराम से बैठेगी। कर देते हैं हम इसको अब। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। आइए जरा करते हैं बात। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, और है ना, और y क्या है ये, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है ना। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, स्मॉल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, there does not exist small x belongs to domain under fx equal to x square। आराम से देख लीजिए, आराम से चेक करिए जरा चीजों को, है ना। लिख सकते हो आपको कि हर एलिमेंट जो कोडोमेन से बिलोंग करता है, जिसको मैंने स्मॉल y माना है, there does not exist x, उसके लिए x एग्जिस्ट नहीं करता डोमेन में, ठीक है ना भाई। 5 की जरा बताना क्या तेरी इमेज होगी यहाँ पर, जरा बताना 6 की क्या तेरी इमेज होगी, 7 की क्या होगी, 8 की क्या होगी, बताना क्या तेरी इमेज होगी। कोडोमेन में नहीं होगी ना कोई भी, वही तो मैंने लिखा है ना। कर देता हूं मैं इसको रब, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वही रहेगा, बस फंक्शन डिफाइन कहां पर है ये चेंज होगा, सही है ना। तो इसको करते हैं हम रब। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। चलिए जी, तो फंक्शन जो डिफाइंड है ना, अब वो z टू z डिफाइंड है, ठीक है ना। ये सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट हो गया ना हमारा, ये सेकंड पार्ट है। ओहो, मैंने पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बाद में करा देंगे। अब क्या ही किया जा सकता है भाई। सेकंड पार्ट ये है कि हमारा फंक्शन इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट पर डिफाइंड है, ठीक है ना। बढ़िया, देखते हैं वीडियो हमारी चल रही है नहीं, एक सेकंड। तो बना लेते हैं हम सेट इंटीजर का, बड़ा सेट बना दिया भाई सबने, बड़ा सेट बना दिया ये तो सबने, ठीक है ना। तो जैसे -8, -7, -6.5, -6, अच्छा 6.5 सही है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है ना। यहां से भी ऐसे -8, -7, -6.5, -6.4, -6, बताओ सही लिख रहा हूं मैं, बताओ नहीं लिख रहा सही, क्योंकि z है मेरे पास भाई, z है z, ठीक है ना। इंटीजर है, डेसिमल वाला कोई नंबर नहीं आएगा, देख तो लिया लो आप, डेसिमल वाला कोई नंबर नहीं आने वाला, सही है ना। तो -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है ना। ये हमारे पास सेट है ना। तो ये डोमेन है, डोम सही से लिख देते हैं, डोम डोमेन, और ये हमारे पास क्या है, ये कोडोमेन है,
कोडोम, ठीक है ना, ये कोडोमिन है, ये कोडोम है, ठीक है ना, कोडोम, कोडोमिन, सही है ना, शॉर्ट में लिख दे क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। और जेड है, जेड इंटीजर का सेट है। देख लेते हैं भैया यहाँ पर कहानी क्या बनने वाली है, हो सकता है यहाँ पर कहानी कुछ दूसरी बन जाए, सही है ना। अगर आप -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर भी क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, और 2 का स्क्वायर भी क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। और ये ध्यान रखिए -2 और 2 ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट पर इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। और 1 1 होने के लिए ना ये होना नहीं चाहिए। कोई फंक्शन 1 1 तभी होता है जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हो कोडोमेन में। यहाँ एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट है डोमेन में, देखिए -2 और 2 जो है वो सेम नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि साइन डिफरेंट है तो नंबर भी डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन इमेज एक आ रही है इस फंक्शन के अंदर, तो ये 1 1 की कंडीशन से तो बाहर चला गया, पक्की बात है नहीं, 1 1 की कंडीशन से तो ये बाहर चला गया। और नेचुरल नंबर में ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। आप 2 का स्क्वायर करिए वो भी 4 आएगा, और दूसरा नंबर अगर आप 2 लेते हैं उसका स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा। तो वहां पर x1 x2 डिस्टिंक्ट नहीं है, वो एक ही नंबर है, इसलिए फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। x1 = 2, x2 = 2, तो एक ही नंबर है वो दोनों, इसलिए फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल भी आ रही है ना तो सेम नंबर भी तो इक्वल आ रही है ना। यहाँ वो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ नंबर टोटली डिफरेंट हो रहे हैं, क्योंकि -2 और 2 बराबर नहीं हो सकते, ये अलग अलग नंबर है। तो आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे, ठीक है ना। आइए लेना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर से भी लिख लीजिए, या फिर भाई ऐसे लिख लीजिए। तो 1 1 हमारे पास 1 1 की हम करते हैं बात, 1 1 की हम करते हैं बात। लेट x1 and x2, और ये x1 x2 भी 2 नंबर्स लिखना चाहो लिख लो। और x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं किससे मेरे भाई, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। डोमेन क्या हमारे पास, डोमेन हमारे पास क्या है, वो है z, ठीक है ना। z लिख दो या डोमेन लिख दो, एक ही बात है ना। सच दैट, और इन दोनों नंबर पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है, fx1 = fx2, दोनों नंबर पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, अगर दोनों नंबर सेम आ जाते हैं, मतलब x1 = x2 हो जाता है तो फंक्शन 1 1 है, और अगर x1 इक्वल नहीं आया x2 के तो फंक्शन 1 1 नहीं है। मैनी 1 का एग्जांपल है फिर वो, है ना। चेक कर लेते हैं, हमारे पास चेक कर लेते हैं। तो यहां से क्या जाएगा हमारे पास, x1 का होल स्क्वायर = x2 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पर x1 ± x2 होगा यहाँ पर। वो इसलिए होगा मेरे भाई, दो नंबर देखो इक्वल भी हो सकते हैं और दो नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं अगर z पर डिफाइन है। अगर z पर डिफाइन, देखो दो नंबर भाई अगर -2 होंगे, दो नंबर आपने क्या लिया, मेरी बात सुनते रहना। अगर दोनों नंबर आपने x1 भी आपने क्या ले लिया -2 और x2 भी आपने क्या ले लिया -2, दोनों पर वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, फंक्शन 1 1 होगा। रीजन पता क्या है, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। चलिए अगर आपने x1 + 2 लिया और x2 भी +2 लिया तो दोनों नंबर इक्वल है ना। x1 किसके इक्वल हो रहा है, x2 के, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है ना। तो फंक्शन fx1 = fx2 आएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आएगी। x1 पर भी फंक्शन 4 ही देगा और x2 पर भी फंक्शन क्या देगा, 4 ही देगा। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने x1 और x2 को केवल क्या माना है, +2 माना है, ठीक है ना। तो x1 और x2 +2 जो आपने माना है वो डिफरेंट नंबर नहीं है, वो सेम ही नंबर है। इस वजह से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से उनकी वैल्यू 4 ही आ रही है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि एक नंबर तो आपने ले लिया -2 और उससे कंप्लीट डिफरेंट दूसरा नंबर ले लिया आपने +2, ठीक है ना, और उन दोनों पर भी देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है तो सेम ही भाई, 4 ही आ रहा है। आप x1 का स्क्वायर कर दो, मतलब -2 का स्क्वायर कर दो तब भी 4 आएगा, आप +2 का स्क्वायर कर दो तब भी 4 आएगा। तो फंक्शन की वैल्यू तो सेम है लेकिन नंबर तो कंप्लीटली डिफरेंट हो गए ना भाई, -2 2 के बराबर नहीं है। तो ये यहाँ पर तीन बातें निकल कर आती है, समझ रहे बातों को। तो वही बात तो देखो इसने यहाँ पर बता रही भाई, हो सकता है भाई -2 और -2
देखो दोनों इक्वल हो गए, x1 किसके इक्वल हो गए, x2 के, और फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 4 आएगी, -2 भी 4 देगा, -2 भी 4 देगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है इसलिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। आप 2 और 2 पर जरा देखिए, x1 आप 2 लीजिए, x2 आप 2 लीजिए, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल है इस वजह से वो 4 आ रही है फंक्शन की वैल्यू दोनों पर, ठीक है ना। इसको यहां रख दीजिए जरा, यहां पर 4 आएगा, और इसको भी जरा यहां रख दीजिए, 4 आएगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू सेम पता क्यों आ रही है, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो है, ये पॉसिबिलिटी भी तो है, पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि भैया ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये नहीं है कि दोनों नंबर कंप्लीटली डिफरेंट हैं, क्योंकि साइन डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू तो सेम आ रही है ना, ये पॉसिबिलिटी तो है। समझ लो ना बात को, तो सभी पॉसिबल, भाई x1 x2 के इक्वल भी हो सकता है, और x1 माइनस x2 भी हो सकता है, या सेम x2 माइनस x1 हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो फंक्शन यहां पर भैया, फंक्शन यहां पर हाँ, x1 डज नॉट इक्वल टू x2, ये तो पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि x1 x2 के इक्वल नहीं। जाहिर सी बात है भाई, आपने यहां से -4 उठाया है ना, और यहां से +4 उठाया, तो x1 -4 है और x2 +4 है, दोनों नंबर डिफरेंट है। आराम से देखिए भैया, ये और ये कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि साइन इनके अलग अलग है तो नंबर भी अलग अलग है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पर क्या आएगी, 16 ही आएगी। तो फंक्शन की वैल्यू तो सेम आ रही है ना, लेकिन नंबर तो डिफरेंट है ना, समझ गए ना। तो नंबर तो डिफरेंट है ना, फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, हमें पता है fx1 इक्वल टू fx2, हमें पता है ये, लेकिन नंबर तो इक्वल नहीं हो रहे ना। तो रियलिटी में ये 1 1 नहीं हो सकता। अगर फंक्शन हमारा इंटीजर्स के सेट से इंटीजर के सेट तक डिफाइंड है और फंक्शन ये है हमारा, तो 1 1 नहीं हो सकता। आगे ना समझ में? बहुत बढ़िया, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये बनी रहेगी। हाँ, अगर आपने दोनों नंबर क्या ले लिए भाई, x1 भी आपने -4 ले लिया, x2 भी आपने -4 ले लिया, क्योंकि दोनों नंबर सेम है इसलिए फंक्शन की वैल्यू दोनों पर 16 आ रही है। या फिर आपने x1 भी +4 ले लिया, x2 भी +4 ले लिया, दोनों नंबर सेम है, तो जाहिर सी बात है दोनों नंबर पर क्या आएगी, 16 ही आएगी फंक्शन की वैल्यू इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अगर सेम नंबर लोगे तो 1 1 की कंडीशन पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन डिफरेंट नंबर ले लिए फिर 1 1 नहीं होगा। और अगर 1 1 नहीं ना होने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है, ठीक है ना। होने के लिए आपको सब कुछ चेक करना पड़ता है, ना होने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है। तो फंक्शन 1 1 नहीं है। करते हैं बात इसके ऑन्टो होने की मेरे भाई, इसके ऑन्टो होने की करते हैं बात। मैं इसको कर देता हूं 1 मिनट के लिए रब, आराम से आप बता दिए, ठीक है ना। फिर हम ऑन्टो इसका होना देख लेते हैं। कर दो ना मेरा 1 1 को खत्म कर दो ना। हाँ चलिए, तो भाई ऑन्टो के लिए कोडोमेन का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ऑक्यूपाई होना चाहिए, है ना। कोडोमेन का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ऑक्यूपाई होना चाहिए। मेरे पास चौक मैं देख लेता हूँ, छोटी चौक बची है सारी के साथ। थोड़ा पानी पी लो यार, गला मेरा वैसे भी सूख ही रहा है। आइए, हाँ ऑन्टो। तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होने चाहिए, ये हमारे पास है ऑन्टो, है ना। एक बार बताइए, आप x की कोई भी वैल्यू उठाइए और फंक्शन आपका fx इक्वल टू x² है भाई सुनिए जरा, ये नंबर कभी ऑक्यूपाई नहीं हो सकते, ये वाले नंबर कभी ऑक्यूपाई नहीं होंगे। आप -8 रखोगे 64 मिलेगा, -7 रखोगे 49 मिलेगा, -6 रखोगे प्लस के 36 मिलेगा, -5 रखोगे प्लस के 25 मिलेगा, -4 रखोगे प्लस के 16 मिलेगा।
-3 रखोगे प्लस के 9 मिलेगा, -2 रखोगे प्लस के 4 मिलेगा, -1 रखोगे प्लस के 1 मिलेगा, क्योंकि फंक्शन आपका क्या है, ये है। तो पॉजिटिव नंबर तो ऑक्यूपाई होंगे, लेकिन वही ऑक्यूपाई होंगे जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। पॉजिटिव नंबर ऑक्यूपाई होंगे, लेकिन वही पॉजिटिव नंबर ऑक्यूपाई होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, सही है ना। अब आप जरा एक मिनट देखना, -4 आपने रखा तो 16 होगा ना, 16 ऑक्यूपाई हो जाएगा। -6 रखा तो 36 ऑक्यूपाई हो जाएगा। -5 रखा तो 25 ऑक्यूपाई हो जाएगा। -5 रखने पर 25 ऑक्यूपाई हो रहा है, -4 रखने पर 16 ऑक्यूपाई हो रहा है, लेकिन 16 और 25 के बीच के जो नंबर होंगे वो है पॉजिटिव वाले से, लेकिन ऑक्यूपाई नहीं होंगे। समझ लो ना मेरी बात भाई। आपने -3 रखा तो आपको 9 मिला, -2 रखा तो आपको यहाँ पर प्लस के क्या मिला, 4 मिला, लेकिन 4 और 9 के बीच में जो पॉजिटिव नंबर होंगे ना वो ऑक्यूपाई नहीं होंगे, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। भाई आपने -2 रखा तो 4 आया, -1 रखा तो क्या है, 1 आया, लेकिन 2 और 3 ऑक्यूपाई थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते ना। तो पॉजिटिव वही नंबर ऑक्यूपाई होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, और नेगेटिव तो कोई भी ऑक्यूपाई नहीं होगा, जाहिर सी बात है भाई। आप -8 कभी आ सकता है क्या, अगर आपने कोई भी नंबर उठा के रखा x से, कभी -8 आपको मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि फंक्शन तो देखिए आपका क्या है, ये fx = x² है, -8 तो कभी नहीं मिल सकता ना। पहली बात तो स्क्वायर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकते, ठीक है ना, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकते, इसलिए सारे ये अनऑक्यूपाइड हो जाएंगे जितने भी नेगेटिव नंबर है ना। तो यार आपको दिख भी रहा है, होते हुए ऐसा दिख भी रहा है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो रेंज यहाँ पर क्या होगी, जरा आप देखना, रेंज क्या होगी यहाँ पर, रेंज होगी यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखें तो रेंज जो होगी वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगी, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर ही डलेंगे सारे के सारे, वही तो रेंज होगी, ठीक है ना। जैसे कि भाई -8 रखा तो 64 मिल गया, -7 रखा तो 49 मिल गया, -6 रखा तो 36 मिल गया, -5 रखा 25 मिल गया। तो सारे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना वो रेंज होगी। और कोडोमेन जरा बताना क्या है, कोडोमेन तो जाहिर सी बात है दूसरा सेट ही कोडोमेन कहलाता है। तो कोडोमेन तो सारे नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, फिर सारे पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई रेंज क्या डोमेन के इक्वल, कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी यहाँ पर, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा भी यहाँ पर तो भाई कोडोमेन क्या है हमारे पास, कोडोमेन तो क्योंकि z है ना, कोडोमेन तो z है, तो रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये तो ऑन टू हो ही नहीं सकता, ये तो भूल जाओ इसका ऑन टू होना, ठीक है ना। कुछ समय के लिए इसका ऑन टू होना भूल जाओ, 1 भी नहीं हो सकता, ऑन टू भी नहीं हो सकता, सही है ना। ये मैंने आपको हल का तरीका बता दिया, लेकिन लिखना कैसे है भाई, सही से लिख लेते हैं, फिर वही वाली बात जो हम हमेशा लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, for every small y belongs to codomain, there does not exist small x belong to domain, ठीक है ना, belongs to domain under fx = x², है ना ये। और क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर खत्म, सही है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर खत्म। उतार लीजिए आप आराम से चीज़ों को देखिए, सही है ना। फिर हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, मैं रब कर दूँ इसको, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़े ना। हाँ चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, लेना चाहते हो तो, या फिर पॉज करके वीडियो को सब उतार दीजिए। चलिए जी, अच्छा अब फंक्शन पता कैसे डिफाइंड है थर्ड पार्ट में, फंक्शन तो खैर यही है, फंक्शन तो खैर यही है, लेकिन वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, ठीक है ना, रियल नंबर टू रियल नंबर ऐसे डिफाइंड है फंक्शन, सही है। फंक्शन यही है सेम टू सेम, लेकिन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। चलिए जी
बना लेते हैं फिर वही दो सेट, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है ना। एक ले लेते हैं ये सेट और एक ले लेते हैं ये सेट, ठीक है ना। नीचे से बिल्कुल सही बना लेते हैं। चलिए जी स्टूडेंट्स, तो -5 माइनस के 4.5 माइनस के 4, क्योंकि रियल नंबर है ना तो डेसिमल भी तो आएंगे भाई, फ्रैक्शन वाले में सब नंबर आएंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सभी आएंगे भैया, उसमें √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, उसमें √5 भी आएगा, माइनस वाले सारे नंबर आएंगे, प्लस वाले सारे नंबर आएंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये रियल नंबर तो सभी का सेट है ना। इसलिए मैं डाल भी रहा हूँ आराम से, जरा चीज़ों को जज करके आगे बढ़ते हैं, है ना। तो माइनस के 3.5 भी मैं लिख सकता हूँ, माइनस के 3 भी लिख सकता हूँ, माइनस के 2 भी लिख सकता हूँ, माइनस के 1 भी लिख सकता हूँ, 0 भी लिख सकता हूँ, 1 भी लिख सकता हूँ, 1.2 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ, 3.1 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, सभी लिख सकता हूँ ना। तो माइनस के 5, माइनस के 4.2, माइनस के 4.1, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1.5, माइनस के 1, 0, 0.1, 1, 1.2, 2, 3, 4, तो ये ना सभी नंबर हमारे पास आ जाएंगे। और ये तो जाहिर सी बात है डोमेन है हमारे पास, डोमेन, ये डोमेन का सेट है ना, और ये है कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है ना। तो कोडोमेन है, ये R to R डिफाइंड है, ठीक है ना, R to R इस तरीके से डिफाइंड है फंक्शन, रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर डिफाइंड है, और फंक्शन हमारे पास है ये। देखिए स्टूडेंट्स, जो कहानी Z पर बनी थी ना, सेम टू सेम वही कहानी यहाँ बनेगी, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं आएगा, ना ही ये 1 1 होगा, ना ही ये ऑन टू होगा, और जो कहानी इंटीजर ने दिखाई थी ना वही कहानी ये दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, आप जरा -2 लीजिए, ठीक है ना, -2 लीजिए जरा यहाँ से, तो -2 पर भी आपको क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है, और 2 पर भी आपको क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है, सही है ना। तो -2 और 2 क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट नंबर है, x1 -2 है, x2 2 है, तो दोनों डिफरेंट है क्योंकि साइन डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। और दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पर जो कोडोमेन में लाई करते हैं, सॉरी, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो डोमेन में लाई करते हैं, कोडोमेन में एक इमेज नहीं होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो डोमेन में लाई करती है, कोडोमेन में डिस्टिंक्ट इमेज ही होनी चाहिए, यही एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ठीक है ना, यही एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। तो साफ साफ यहां से पता लग रहा है कि भाई फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा, पक्की बात है ना, फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा। तो 1 1 के लिए देख लेते हैं भैया, कहानी आपको वही रिपीट करनी है, ठीक है ना, लेट x1 and x2 be 2 numbers such that x1 x2 बिलोंग किससे करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और रियल नंबर का सेट ही डोमेन है ना, सच दैट उन पर, ठीक है ना, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, आपकी बात है नहीं, उन पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, उन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेम है। आंखों में थोड़ी धूल जा रही है ना, इस वजह से तो भाई थोड़ी खारिश सी आ जाती है, इससे थोड़ा नुकसान तो देखो होता है, लेकिन क्या करो, आदत भी इसी पर पढ़ाने की, और मज़ा जब तक ग्रीन बोर्ड ना हो ना मैथमेटिक्स में मज़ा नहीं आता। मैंने व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ाया है, डिजिटल बोर्ड तो खैर कभी नहीं पढ़ाया, कि आपसे मैं झूठ बोलूँ, हो सकता है आगे कभी मौका मिले पढ़ाने का, कहीं भी, आज यहाँ है कल को हो सकता है कहीं और हो, तो उसकी कहानी हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन मुझे जो असली मज़ा आता है ना वो ग्रीन बोर्ड पर ही आता है, बड़ा आनंद सा मिलता है कि रात का अगर मज़ा लेना है ना, रात अच्छे से काटनी है, तो बस टीचिंग करो और मैथमेटिक्स पढ़ाओ, पढ़ाते रहो, बड़ा मज़े हो भाई। मैंने सब सब्जेक्ट पढ़ा कर देखे हैं, मैंने फिलॉसफी पढ़ाया, हिस्ट्री मैंने पढ़ाया, सोशोलॉजी मैंने पढ़ाया, पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ा और पढ़ाया, केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया है, फिजिक्स मैंने पढ़ाया है, मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाया है, इंग्लिश मैंने पढ़ाया। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, आप ज़रा उनसे पूछिए एक बार, वो खुद इस बात के गवाह है कि मैंने किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया है। इसमें कोई आपसे झूठ बोलने वाली बात नहीं है, आपको भी एक दिन पता चल जाएगा कि हाँ सर जो है वो मल्टी टैलेंटेड है और सारे सब्जेक्ट आसानी से पढ़ा सकते हैं। मैं इस बात पर कभी विश्वास ही नहीं कर सकता कि यार ये जो टीचर है वो एक ही सब्जेक्ट का टीचर है, इस चीज़ में मज़ा ही नहीं है, क्योंकि अप्रोच होलिस्टिक होनी चाहिए। क्योंकि भाई अगर आप मैथमेटिक्स में प्रोफिशिएंट है ना,
मैथमेटिक्स में अगर आप बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये है कि आप फिजिक्स को पढ़ने के बहुत करीब हैं। मैथमेटिक्स को समझ करना एक तो जिंदगी के दरवाजे खुलते हैं, जिंदगी को जीने का एक नया तरीका मिलता है, सोच आपकी बहुत डाइवर्स हो जाती है, बहुत वास्ट हो जाती है, सोचने के तरीके जो है ना वो चेंज होने लगते हैं, और दुनिया के नज़ारे जो है ना वो आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट वे में समझने का एक मौका मिलता है मैथमेटिक्स को अच्छे से समझने के बाद। और फिजिक्स के आप बहुत करीब हो चले जाते हैं, बहुत करीब। एक अच्छा मैथमेटिशियन एक अच्छा फिजिशियस भी होता है। भाई न्यूटन का आप एग्जाम्पल लीजिए, न्यूटन जितना अच्छा फिजिक्स में था ना उससे ज्यादा अच्छा वो मैथमेटिक्स में था। कैलकुलस उसने ब्रांच जो थी ना मैथमेटिक्स से खुद खड़ी करी थी। तो फिजिक्स उसका अच्छा क्यों था? क्योंकि उसके मैथमेटिक्स में बहुत तगड़ी कमाल थी। आप आइंस्टीन के पास जाइए, आइंस्टीन क्यों अच्छा फिजिशियस था बताइए? वो तो थ्योरेटिकल फिजिशियस था, उसकी मैथमेटिक्स बहुत मजबूत थी। तो मैथमेटिक्स को आप मजबूत बनाइए, आप फिजिक्स के बहुत 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 करीब पहुंच जाएंगे यार। अच्छा मैथमेटिशियन एक अच्छा फिजिशियस भी होता है। ये करते हैं बात, है ना? तो कंडीशन वही है कि x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। बट यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली कहानी होती हुई, और इसी वजह से x1 x2 के इक्वल नहीं होगा। और वो साफ साफ मैंने आपको रियलाइज भी करा दिया। तो 1 1 तो ये फंक्शन नहीं होने वाला, हेंस नॉट 1 1। लिखना चाहो आप लिख सकते हो, हेंस नॉट 1 1 है, हेंस नॉट 1 1, ये 1 1 तो नहीं है। बात करते हैं इसको ऑन्टो होने में, वही सेम कहानी रिपीट होने वाले स्टूडेंट्स जो इंटीजर्स पर रिपीट हुई थी, है ना? तो एक सेकंड के लिए मैं इसको कर देता हूँ रब, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले या इसको उतार ले वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये भाई ऑन्टो आप प्रूव कराने जा रहे हैं तो थोड़ा स्पेस तो चाहिए ना, थोड़ा स्पेस तो चाहिए ही ना। चलिए ऑन्टो के करते हैं हम बात। चलो आप इधर आ जाओ। ऑन्टो है ना, फंक्शन ऑन्टो है या नहीं? ऑन्टो कह दो या ऑन्टो कह दो, जो मर्जी कहना चाहे वो कह देते हो, कोई बात नहीं। बस आप भावनाएं समझिए कि भावनाएं क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आप कोई सा भी नंबर उठाइए डोमेन से, ठीक है ना, उसका स्क्वायर अगर होगा ना तो पॉजिटिव ही होगा। -5 उठाएंगे, स्क्वायर क्या होगा? प्लस के 25 होगा। 4.5 का कोई स्क्वायर होगा वो प्लस में आएगा। तो माइनस वाले सभी नंबर जो है ना, ये जितने भी नंबर होंगे, ये जो इनफाइनाइट माइनस नंबर, ये सभी नंबर क्या होंगे? छूट जाएंगे। और पॉजिटिव वो नंबर छूटेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। पक्की बात है या नहीं है भाई? 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 तो हो जाएगा, ठीक है ना? अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर आएंगे, ठीक है ना, जाहिर सी बात आएंगे, और यहाँ पर स्क्वायर भी मिलेगा उनका, लेकिन सभी का नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रख लेना, सही है ना? ये सभी भाई 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा बताना ना मुझे। 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा बताना जरा। किसी का भी नहीं होगा, छूटेगा। 1.2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? छूटेगा ये नंबर। तो पॉजिटिव वो सारे नंबर छूटेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, और नेगेटिव तो खैर सारे ही नंबर छूट जाएंगे। कहने का मतलब ये है नॉट ऑन्टो ये फंक्शन। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हो यार, है ना? रेंज जाहिर सी बात है, रेंज क्या है? रेंज तो परफेक्ट स्क्वायर का सेट होगी ना, रेंज तो परफेक्ट स्क्वायर का सेट होगी। और कोडोमेन क्या है? ये सभी नंबर्स का सेट। कोडोमेन क्या है? रियल नंबर्स पर डिफाइन। कोडोमेन क्या? रियल नंबर। और रेंज क्या है? रेंज वो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो रेंज और कोडोमेन तो यहाँ इक्वल हो ही नहीं सकती ना, तो रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो फंक्शन तो वैसे भी ये ऑन टू नहीं है। लिखना चाहो तो भैया वही वाली कहानी आप रिपीट कर देना। फॉर एवरी स्मॉल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, और कोडोमेन हमारे पास क्या है? R, ठीक है ना? देयर डज नॉट एग्जिस्ट small x belongs to domain under fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन के अंदर, ठीक है ना? ये है हमारे पास कहानी। रब कर दूं? यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। -5 की कोई प्री इमेज तो नहीं मिलने वाली, -4.2 की कोई प्री इमेज तो नहीं मिलने वाली, -3 की कोई प्री इमेज तो नहीं मिलने वाली। मतलब कोडोमेन के जो नेगेटिव नंबर्स है ना
उनकी कोई प्रीमेशन नहीं है एक्स में, सारे नंबर छूटेंगे, ऑन टू नहीं होगा फंक्शन। चलिए कर लेते हैं आगे बात, ठीक है ना, मैं इसको कर रहा हूँ अब पूरा रब कर देते हैं ना, चलिए तो फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इसका, फोर्थ पार्ट है ना। तो फंक्शन अब ये एक्स क्यूब हो गया और फंक्शन डिफाइंड पता कहाँ है, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड है। अगर फंक्शन देखो अपनी तब्दीली ला रही है, फंक्शन में तब्दीली आ रही है, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब हो गया, लेकिन क्यूब वाले नंबर आपको परेशान नहीं करेंगे, है ना। वो इवन नंबर्स वाले, इवन नंबर की पावर वाला जो फंक्शन होता है ना, वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन क्यूब वाला नहीं परेशान करने वाला। देखिए तो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के, भाई मैं बता दूं नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है ना। ओहो चलिए बराबर ही कर देते हैं। भाई गिर मत, चौक वैसे नहीं हो रही आज, रात का टाइम में कहाँ से लेकर आऊंगा मैं, क्यों गिर रही हो तुम, सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप सुनिए, 1 का क्यूब क्या होगा जरा बताना, 1 का क्यूब होगा 1, 1 का क्यूब 1 होगा। तो देखिए आराम से, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब होगा 8, 5 का क्यूब 125, ठीक है ना। 3 का क्यूब क्या होगा 27। तो यहां डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होगी, यहां कभी ऐसा नहीं हो सकता जो स्क्वायर वाले में हमने देखा है। तो लेट 1 1 के लिए 1 1 लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, कहां बिलोंग करते हैं ये भाई, हाँ नेचुरल नंबर, ये तो डोमेन है ना, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, fx1 किसके इक्वल है, fx2 के इक्वल है, ठीक है ना। फंक्शन की वैल्यू इक्वल है इन दोनों नंबर पर, अगर ये दोनों नंबर इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन 1 1 है, नहीं आते तो फंक्शन क्या है हमारे पास 1 1 नहीं है। थोड़ी गर्मी हो रही, एसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। अगर क्यूब वाले मतलब क्यूब है या कोई भी ऑड पावर है, या कोई भी ऑड पावर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, उन पर x1 इक्वल टू x2 ही रहेगा। कैसे जरा बताना भैया, आप 1 लो, x1 आप क्या लो 1 लो, 1 का क्यूब क्या आएगा 1, x2 भी आप 1 लो तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा। आप 2 लो, 2 का क्यूब 8 आएगा, और x2 भी 2 लो, 2 का क्यूब क्या आएगा 8 आएगा। भाई फंक्शन की वैल्यू आपको 8 मिल रही है, वो पता है इसलिए क्यों मिल रही है, क्योंकि आपने x1 भी 2 मान लिया और x2 भी 2 मान लिया, x1 भी और x2 भी 2 है,
तो नंबर क्या होगा इक्वल, x1 किसके इक्वल हो गया x2 के। और फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, सेम मिल रही है। वो इसलिए सेम मिल रही है फंक्शन की वैल्यू क्योंकि नंबर सेम है, नंबर सेम है इसलिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। नंबर सेम ना हो ना तो फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की फिर डिस्टिंक्ट इमेज हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने एक नंबर ले लिया 2 और एक नंबर ले लिया 3, तो 2 की क्या इमेज होगी जरा यहाँ बताओ। 2 की इमेज होगी 8 और 3 की क्या इमेज होगी कोडोमेन में जरा बताना, 27 होगी। तो 2 और 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो उनकी डिस्टिंक्ट इमेज भी तो आ रही है अंडर द फंक्शन, अंडर दिस फंक्शन, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा और 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा। तो डिस्टिंक्ट अगर एलिमेंट्स है तो डिस्टिंक्ट इमेज भी आ रही है अंडर दिस फंक्शन। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज ही होनी चाहिए तभी फंक्शन बनना होता है, सही है ना। और अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है, मतलब मान लो 8 ही आ रही है, वो इस वजह से आ रही है क्योंकि दोनों नंबर क्या है इक्वल है, क्योंकि x1 भी आपने 2 मान लिया, x2 भी आपने 2 मान लिया। तो फंक्शन की वैल्यू 8 इसलिए आई है क्योंकि दोनों नंबर क्या थे सेम थे, है ना। तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, ये 1 1 है, 1 1 है। और कोई भी पावर हो यार, कल को पावर तुम्हें ये मिल जाए x की पावर 5 मिल जाए या x की पावर तुम्हें 7 मिल जाए, x की पावर 9 मिल जाए, कोई भी ऑड पावर अगर है तो भाई ये कंडीशन तो लागू होगी, वो फंक्शन 1 1 जरूर होगा। ऑन तो नहीं होगा, हाँ ये बात हकीकत है कि ऑन तो नहीं होगा, लेकिन फंक्शन 1 1 जरूर होगा, कोई भी अगर ऑड पावर होगी, सही है ना। वो नेचुरल नंबर पर भी वही बात रहेगी, वो z पर भी वही बात रहेगी, हो सकता है वो रियल नंबर पर भी वही बात रहे, चेक कर लेंगे, सही है ना। पर होगा ही यार, होगा ही। तो मैं इसको कर रहा हूँ रब 1 1 ये फंक्शन है तो आप लिख सकते हो हैंस 1 1, हैंस 1 1, हैंस 1 1, फंक्शन 1 1 होगा 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 होगा। कर लेते हैं, मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए फंक्शन के ऑन्टो होने की कर लेते हैं बात, फंक्शन के ऑन्टो होने की मेरे स्टूडेंट्स करते हैं बात कि फंक्शन ये ऑन्टो होगा या नहीं होगा। नहीं होगा ऑन्टो। एक वो बताओ 1 का क्यूब 1 हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया, इनका क्या होगा बेचारों का, इनका क्या होगा जरा ये तो बता दो मुझे। ये तो परफेक्ट क्यूब ही नहीं है, रूट 2 सॉरी 2 3 4 5 6 7, इनका क्या होगा, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 नंबर छूट गए मेरे भाई। क्या होगा इनका, कुछ नहीं होगा, इनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी x में भाई। ये डोमेन डोम और ये कौन है, ये कोडोमेन है, कोडोम। तो इनकी कोई प्री इमेज नहीं है। 2 की कोई प्री इमेज जरा बताना क्या होगी, 3 की क्या प्री इमेज होगी डोमेन में, 4 की क्या प्री इमेज होगी डोमेन में, नहीं होगी। तो वो सारे नंबर छूटेंगे जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब 3 का क्यूब क्या है 27 है, तो 9 से लेकर 26 तक सब छूटेंगे। क्या लिखोगे, ठीक है ना। तो डोमेन क्या यहाँ पर कोडोमेन रेंज बराबर हो सकते हैं, कोडोमेन रेंज बराबर यहाँ पर नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे, रेंज क्या होते हैं, रेंज होती है fx की वैल्यूज, ठीक है ना। तो रेंज क्या होगी 1 होगा 8 होगा 27 होगा, जितने भी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब होंगे वो सब रेंज में आएंगे। लेकिन कोडोमेन का जो सेट है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है, तो कोडोमेन इक्वल नहीं होगी रेंज के। या फिर आप वही लिख दीजिए, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन अंडर फंक्शन fx इक्वल टू x क्यूब। लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या लिखवाऊंगा मैं, फॉर एवरी एलिमेंट, है ना, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट, for every element y belongs to codomain, there does not exist, there does not exist, there does not exist small x belongs to domain under fx equal to x cube। बस खत्म हो गई कहानी।
मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप जरा इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं, हवा भी चल रही है मगर तू ही नहीं है। फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, और इस बार जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है वो z टू z डिफाइंड है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आप फिर वही दो सेट बनाओगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। -8 -7 और -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अब तो पॉजिटिव एलिमेंट भी चलेगा, ठीक है ना। -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और अब तो पॉजिटिव एलिमेंट चलता रहेगा, यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। चलिए कुछ इस तरीके से। अब इस फंक्शन को हमें क्या प्रूफ करना है, 1 1 प्रूफ करना, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना है इसको हमें, 1 1 प्रूफ करना। क्यों है भाई, जरा एक बात बताइए आप एक नंबर ले लीजिए 2 और एक नंबर ले लीजिए -2। -2 का जो क्यूब होगा ना वो होगा -8, और +2 का जो क्यूब होगा ना वो होगा +8, है ना। अगर मैं सेट को थोड़ा और बढ़ा लूं नीचे, है ना, 5 6 7 8, तो +2 का जो क्यूब होगा ना वो होगा 8। -2 और +2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जब कोडोमेन में लाई करते हैं, तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट ही है, सेम नहीं है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होगी मेरे भाई। हाँ ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई -2 की भी 8 इमेज हो जाए और 2 की भी 8 ही हो जाए इमेज इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो यार जाहिर सी बात, आप यहाँ तो ये लिखने की ही, लेट 1 1 के लिए लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, सॉरी बिलोंग्स टू डोमेन, कोडोमेन कहाँ मैं कह रहा हूँ, बेवकूफ वाली हरकत कर रहा हूँ, बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है ना। सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 और x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। तो x1 जाहिर सी बात है x2 के इक्वल होगा। दो नंबर का अगर आप क्यूब इक्वल कर रहे हो ना, दोनों नंबर भी फिर वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सही है ना। जैसे भाई 2 आपने ले लिया, x1 भी आपने अगर 2 लिया, x2 भी आपने 2 लिया, तो 8 आएगा। लेकिन पता 8 मतलब फंक्शन की वैल्यू क्यों इक्वल आ रही है, क्योंकि दोनों नंबर भी इक्वल है, क्योंकि x1 भी 2 ले लिया, x2 भी 2 ले लिया, सही है ना। तो x1 x2 डिफरेंट नहीं है, इस वजह से सेम आ रहा है 8। ऐसे ही -2 x1 भी तुमने -2 ले लिया, x1 भी -2 ले लिया, x2 भी -2 ले लिया, इसलिए दोनों की इमेज 8 आ रही है। तो रियलिटी में पता -8 क्यों आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि नंबर सेम है, x1 भी -2 x2 भी -2, इसलिए -8 आ रहा है। तो डिफरेंट नहीं है वो नंबर, सही है ना। ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम कराते हैं प्रूफ। तो इसका ऑन टू होना देख लेते हैं भाई एक बार। भाई देखो इसका ऑन टू होना कैसे आप देखोगे, ऑन टू तो ये हो ही नहीं सकता। क्या हो जाएगा भाई, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है सब छूटेंगे, सब जो परफेक्ट क्यूब नहीं है।
-4 -7 किसी का परफेक्ट क्यूब है, -6 किसी का परफेक्ट क्यूब है, -5 किसी का परफेक्ट क्यूब है, सब छूटेंगे। और ऐसे बहुत से नंबर छूटेंगे भाई, पॉजिटिव में भी ऐसे बहुत से नंबर छूटेंगे जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। तो रेंज जो है वो इक्वल नहीं होगी कोडोमेन के, तो फंक्शन क्या है, ऑन टू बी ये नहीं होगा। हाँ 1 1 होगा, ये बात पक्की है, 1 होगा। तो सही है ना स्टूडेंट्स, आप सबको जरा अच्छे से रियलाइज करिए, अच्छे से कंसेप्चुअल अपनी चीजों को कंसेप्चुअली सीखिए और कंसेप्चुअल ही अप्लाई करिए। रटने का तो कोई सिस्टम आप बनाइए ही मत, रटने की कोशिश मत करिए, रटने की कोशिश करो तो भूल जाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा, जब मैं पढ़ाता हूँ रट लेते हैं, सारे पार्ट रख लिए कि भाई ये 1 1 होगा, ये 1 2 होगा, ये 1 1 होगा, ये नहीं होगा, ये 1 2 होगा। क्या फायदा हो रहा है उस चीज से, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो माइंड में अगर चीजें लंबे समय तक रखनी है ना, तो कंसेप्ट को बिल्ड करना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगर एक बार बिल्ड हो गए ना माइंड में, चीजें हमेशा के लिए बने रही है, ठीक है ना। तो आने वाली वीडियोस में आगे जो सॉल्यूशंस होंगे उसको बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। Got it.